अनीता जी सुबह उठकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गईं। यह उनका रोज का नियम था। जब तक भगवान के दर्शन न कर लें तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। उन्होंने दरवाज़ा खोला ही था कि बहू कुसुम के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह अपने पति से कहती है, देखो तुम्हारी माँ तो सुबह नहाकर मंदिर निकल जाती हैं और दिन भर घर में मैं ही रहती हूँ। सारा घर मुझे ही देखना होता है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और खाने का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मैं तो इस घर से कभी निकल भी नहीं पाती हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ इनका मन नहीं लगता तो कहीं निकल जाएं। मुझे तो इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तभी मुन्ने के रोने की आवाज़ आई। कुसुम अंदर भागी। तब तक अनीता जी मंदिर के लिए निकल चुकी थीं। पर अनीता जी ने सब सुन लिया था। यह सब एक रोज की बात नहीं थी। कुसुम की चिल्लाने का रोज यही समय होता था, क्योंकि उस वक्त उनका बेटा रोहित भी घर पर ही होता था। कुसुम ने घर का माहौल ऐसा बना रखा था कि उसमें शांति से रह नहीं सकते थे। अनीता जी भी थोड़ी शांति ढूंढने के लिए मंदिर ही चली जाया करती थीं, क्योंकि और कहीं भी उन्हें जाने की जगह नहीं थी। एक ही बेटा रोहित है तो उसी के साथ रहना था। रोहित भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता रहता था और अपनी माँ अनीता की एक बात भी नहीं मानता था। दोनों बेटे बहू उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते थे। बहू के व्यवहार का इतना दुख नहीं होता था, पर अपने ही खून के बेटे व्यवहार से अनीता जी मन ही मन दुखी रहती थीं। वह दोनों से कुछ नहीं कहती थीं, क्योंकि इतनी उम्र में दोनों से बहस करने की उनमें शक्ति नहीं थी। मंदिर पहुंचकर वह काफ़ी देर ईश्वर के हाथ जोड़ती और एक ही बात ईश्वर से कहती, हे ईश्वर मुझे शक्ति दे, एक माँ को यह सब सहन करने की शक्ति दे। मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर वह थोड़ी देर वहाँ से छोटे बच्चों को देखती और निहारती रहती थी, जो स्कूल जा रहे होते थे। मंदिर के पास में ही सटा हुआ एक छोटा सा स्कूल है। काश बचपन कभी बड़ा ही नहीं होता। वे आहें भरती और उनकी आंखें भर आती थीं। उन्हें भी पढ़ने का बहुत शौक था। तरह तरह की किताबें पढ़ा करती थीं। उनके मायके वालों ने उन्हें 10वीं तक ही पढ़ाया था और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए शहर नहीं जाने दिया। 11वीं तक आते आते उनकी शादी करवा दी। उस जमाने में छोटी उम्र में माँ बाप बच्चों की शादी कर देते थे। रोहित के पिता यूँ तो अच्छे थे, पर उनका शराब पीने की वजह से उनका लीवर खराब हो गया और वह बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद उनकी राशन की दुकान पर अनीता जी बैठने लगीं। वह दुकान भी संभालती और घर भी संभालती थीं। दोहरी जिम्मेदारी उठाकर भी वह बहुत खुश रहती थीं और अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थीं। रोहित की पढ़ाई भी औसत दर्जे की ही थी। वह ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता था। उसने स्नातक तक की पढ़ाई की और दुकान संभालने लगा। अब वह दुकान और भी अच्छे से चलने लगी। धीरे धीरे रोहित ने दुकान पर 2 नौकर रख लिए और अनीता जी ने अब पूरी तरीके से घर संभालने लगी। रोहित की शादी की उम्र हो चली थी। कुसुम रोहित को देखते ही पसंद आ गई और दोनों की शादी हो गई। अपने बेटे का घर बसता हुआ देखकर अनीता जी काफ़ी खुश थीं और वह इस चीज़ से भी खुश थीं कि रोहित में कोई बुरी आदत नहीं थी। उसे सिगरेट और शराब की बुरी लत नहीं थी और दुकान भी वह काफ़ी अच्छे से संभाल रहा था। शादी के बाद घर कुसुम ने संभाल लिया था और दुकान रोहित ने। तो अब अनीता जी निश्चिंत हो गई थीं। अब वह चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहती थीं। उन्होंने अपनी इच्छा बेटे बहू को बताई तो कुसुम भड़क गई। चारों धाम की यात्रा में पता भी है कितना खर्चा होता है? हमें तो हनीमून पर कहीं नहीं ले गए और अपनी माँ को यात्रा पर भेजोगे? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुसुम हनीमून पर विदेश जाना चाहती थी और वहाँ जाना काफ़ी महंगा पड़ रहा था, इसलिए रोहित ने मना कर दिया और फिर वह गुस्से में कहीं भी नहीं गई। अनीता जी बहू के मुँह से यह सुनकर चुप हो गईं, क्योंकि उनके अपने बेटे की बोलती बंद हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने बोला फिर कभी चली जाऊंगी। यह कहकर माँ को समझा दिया।
अब तक घर का खर्च अनीता जी ही चला रही थीं। रोहित दुकान की कमाई उनके हाथों में देता था, फिर वह बैंक में जमा करवा देती थीं। लेकिन कुसुम को इससे भी दिक्कत थी कि रोहित अनीता जी को दुकान की कमाई लाकर देता था। यह बात कुसुम को पसंद नहीं थी, तो उसने घर में बवाल मचा दिया कि दुकान की कमाई पहले उसके हाथों में आएगी, फिर बैंक जाएगी, क्योंकि उसका पति काम करके लाता है और पति की कमाई पर पहला अधिकार पत्नी का होता है। अनीता जी ने ज़्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि घर बहू चलाए या वह चलाए, एक ही बात है। अब एक ही बेटा बहू हैं और उन्हें उनके ही साथ रहना है। कुल मिलाकर घर में शांति और सुख बना रहे। अनीता जी ने खुशी खुशी दुकान बेटे को संभालने के लिए दे दी और घर बहू को पैसे की सारी जिम्मेदारी थमा दी। आखिर मुझे अब करना भी क्या है? 2 रोटी खानी है और जीवन जीना है। मगर यह 2 रोटी भी उन्हें शांति से नसीब नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि उनका घर में रहना ही बहू को खटकता है। कुसुम बात बात पर उनका अपमान करती रहती थी और रोहित भी चुप्पी साधे रहता था। कुसुम अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जैसे तैसे अनीता जी उनके साथ में रह रही थीं। एक दिन वह बाथरूम में फिसल गईं और उनके पैरों में चोट लग गई। उनसे ढंग से चला नहीं जा रहा था। 2-4 दिन वह मंदिर नहीं गईं तो कुसुम बड़बड़ाती रहती थी। अपनी मनहूस सूरत लिए घर में बैठी रहती है और इससे अच्छा तो यही था, रोज मंदिर चली जाती थी। मैं भी चैन की सांस ले लेती थी, बच्चों को भी अच्छा खाने को दे देती थी, पर उनकी नज़रें तो खाने पर ही गड़ी रहती हैं। सुनो, इनका कोई दूसरा इंतजाम कर लो। कुसुम ने फैसला सुना दिया। दूसरा इंतजाम? यह शब्द अनीता जी ने सुनी तो सुन्न पड़ गईं। यह लोग मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं अपने घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी रोहित की आवाज़ आती है, हम मम्मी को इस उम्र में कहाँ भेजेंगे? मुझे नहीं पता, कहीं भी भेजो, पर मैं इस बुढ़िया के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन अनीता जी ने बेटे बहू को बात करते हुए सुना। वह उसे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी करने में लगे थे। बहू को बड़ी जल्दी थी कि वह अपनी सास से छुटकारा पाए। अनीता जी के पैरों से जमीन सरक गई। आखिर वह तो इनको जरा भी परेशान नहीं करती हैं। अपने पोतों को भी देख लेती हैं और बहू के कितने सारे काम कर देती हैं। यह बात और है कि वह उनके द्वारा किए गए कामों की गिनती नहीं है और ऐसे दर्शाती है कि सारे काम वही करती है। मैंने तो दुकान और घर भी उनके हवाले कर दिए, तो अब और क्या करूं? इनका सिर चकरा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन वह पूरी सुस्त और उदास रहीं, अपने पति की तस्वीर से बातें करती रहीं। तभी उनकी नज़र पलंग के नीचे रखे बक्से पर गई तो उनमें जान आ गई। उन्होंने बक्सा सरकाया और उसमें से कुछ फाइलें निकालीं। उसमें घर और दुकान के पेपर थे जो उनके नाम पर थे। इन फाइलों के मिलने से उनमें नए जोश का संचार हुआ। दूसरे दिन मंदिर का बहाना करके वह धीरे धीरे मंदिर के पास स्कूल में गईं। वहाँ टीचर को अपनी परेशानी बताई कि वह किस तरह से अपने बेटे बहू से त्रस्त है। तो टीचर ने उन्हें एक वकील का फ़ोन नंबर दिया और कहा कि आप वकील से बात कर लें। वकील ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उनकी सारी कहानी सुनी। तो उन्होंने पेपर देखकर कहा कि पति के निधन के बाद उसकी संपत्ति, घर, जमीन, दुकान, सब पर पत्नी का ही हक होता है और यह घर और दुकान भी अनीता जी आपके नाम पर ही है। आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। कानून आपके साथ है। यह सुनते ही अनीता जी की आंखों में चमक आ गई। उसने वकील बाबू से सलाह ली और घर चली गई। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो देखा बेटा बहू बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गए थे। तब कुसुम बोलती है कि मम्मी जी, अब आपका और हमारा साथ रहना मुश्किल है। मैं अपने परिवार में बच्चों और पति की देखभाल करूं या आपकी देखभाल करूं? अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्हें भी अपना कमरा चाहिए। घर में जगह नहीं है, तो रोहित और मैंने आपके लिए कहीं और रहने का इंतजाम कर दिया है। आप चिंता मत करिएगा, हम लोग आपसे मिलने आते रहेंगे और बड़ी अच्छी जगह है। आप यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर खुश रहेंगी। तभी रोहित बिना बात घुमाए बोलता है,
मम्मी अपना सामान पैक कर लो, हम दोनों बच्चों के आने से पहले आपको वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं। वहाँ आप भी आराम से रहना और इधर हम भी आराम से रहेंगे। बच्चे कुछ पूछेंगे तो कह देंगे कि दादी गांव रहने चली गई हैं। थोड़ा बड़े होंगे तो आपको भूल जाएंगे। अनीता जी सामान्य होकर बोलती हैं। हाँ कुसुम, अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते। तुम ही नहीं, मुझे भी बहुत परेशानी होती है। सच में यह घर भी छोटा पड़ता है, पर मैंने एक उपाय सोचा है ताकि हम सब खुश रह सकें। यह कागजात पढ़ लो, इस घर और दुकान की मालकिन मैं हूँ। बहू, तुम दोनों अब यहाँ नहीं रह सकते हो। कहीं जाकर किराए पर बड़ा सा घर ले लो ताकि बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी। और हाँ, बच्चों के लिए अलग से बड़ा कमरा लेना। यह घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर हाँ, अब तुम दोनों को यह घर और दुकान छोड़कर जाना होगा। मैं जब तू छोटा था तब भी दुकान अच्छे से संभालती थी। रोहित, तू अपने लिए नई नौकरी तलाश ले, क्योंकि मैं दुकान पर तेरी जगह एक नया लड़का रख लिया है जो तेरा सारा काम काज संभाल लेगा। अनीता जी का साहस और हिम्मत देखकर दोनों भौचक्के रह गए। उन्हें यह पता नहीं था कि मम्मी उन्हें ही घर से निकाल देंगी। उन दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मम्मी, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? आप हम दोनों को घर से निकाल रही हो। हाँ, तुम दोनों ने ठीक सुना है। जब तुम दोनों इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज सकते हो, तो मैं भी तुमको घर से निकाल सकती हूँ। मम्मी, आप यह कैसे कर सकती हैं? अपने ही बेटे बहू को घर से निकाल रही हैं। लोग क्या कहेंगे? सभी रिश्तेदार आपकी बातें बनाएंगे। हम आपके बच्चे हैं। रोहित ने कहा। तो मैं भी तेरी माँ हूँ, वह चीख कर बोली। तू मुझे कैसे घर से निकाल सकता है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने हर बात पर अपनी पत्नी का साथ दिया। मैं यह सोचकर चुप रही कि कोई बात नहीं, कुसुम घर की बहू है और वह सदा खुश रहनी चाहिए। घर की लक्ष्मी खुश रहती है तो घर बरकत होती है। पर मैं इस बात पर चुप नहीं रहूंगी। तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मेरे ही घर से निकाल दे। इस घर पर तेरा और तेरी पत्नी का कोई हक नहीं है। मेरा घर मेरे पति का है और कानून के हिसाब से मैं ही इसकी वारिस हूँ। फिर वह कुसुम से कहती है, बहू तुम अपने रहने का कोई दूसरा इंतजाम कर लो। और हाँ, बच्चों को स्कूल से आने के बाद ही जाना, ताकि तुम्हारे बच्चों को भी पता लगे कि दादी ने उनकी मम्मी पापा को घर से क्यों निकाला। तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो और निकल जाओ, ताकि मैं भी अपने घर में आराम से रहूंगी। मुझे रोज रोज अपमान के घूंट तो नहीं पीने पड़ेंगे। रोज बहू की जली कटी और ताने सुनने से बेहतर है मैं यहाँ अकेली रह लूंगी और दोपहर के समय दुकान चली जाऊंगी। और कुसुम बहू, तू क्या कहती थी कि मेरी नजरें तेरे बच्चों के खाने पर लगी रहती हैं? अरे तो क्या हुआ, बुढ़ापे में हमारे भी खाने की इच्छा होती है और तूने कभी मुझे भरपेट खाना नहीं दिया। यह जो तू खाने का रौक जमाती थी, यह मत भूलो कि यह खाना बनाने का सामान मेरे पति की दुकान से ही आता था। कुसुम और रोहित की नजरें झुक गई। उन्होंने माफी मांगी, पर अनीता जी उन्हें माफ न कर सकीं। दोनों अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चले गए। दोस्तों, जो बेटे बहू अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने की सोचते हैं या भेज देते हैं, वो कभी भी सुखी नहीं रहते, उनको सजा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।